हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करेंगे हम द इंटरव्यू की, जिसके हमारे ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये नाम बच्चे आप याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर है क्या, दो पार्ट्स हैं आपके। सबसे पहले जो हमारे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस बुक के अंदर क्या था, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी इंटरव्यूज लिए थे उन सबको एक जगह कलेक्ट करा और उसको क्या करा बच्चे, एडिट किया है। यहाँ पे रिटर्न बाय नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरव्यूज इन्होंने लिए हैं तो वो लिखत में उन्होंने लिखे नहीं है, उन्होंने बस उसी सेम बात को एडिट करके यहाँ पे रखा है, अपने सामने रखा है। तो कलेक्शन है सारे इंटरव्यूज का। इस चैप्टर के अंदर जो है आपके दो पार्ट्स बने हुए हैं। पहले पार्ट के अंदर इस बुक का इंट्रोडक्शन है, दूसरे पार्ट के अंदर इसी बुक के जितने भी इंटरव्यूज है उसमें से कोई एक इंटरव्यू आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे चलते जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की नाम की स्पेलिंग जो है बच्चे आप ध्यान रखना। ये जो थे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, कहाँ पे, पीटर हाउस के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि जो इस चैप्टर के अंदर जो टुकड़े लिए हुए, एक्सर्प्ट लिया हुआ है, बुक का नाम आप लोगों के सामने है। कहाँ से कब तक, 1859 से प्रेजेंट डे। अब ये प्रेजेंट डे क्या है बच्चे, आपका 1993 जो है ये आपका प्रेजेंट डे, मतलब कि 1859 से लेकर 1993 तक जितने भी इंटरव्यूज हुए उन सबको एक जगह रखा, एडिट करके इस बुक के अंदर डाल दिया। ठीक है जनाब, चलिए आगे आप समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की थीम की बात करेंगे। द थीम ऑफ द चैप्टर इज अबाउट हाउ इंटरव्यूज अफेक्ट पीपल। ये चैप्टर इस बारे में बात करता है कि जो इंटरव्यू है लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। अफेक्ट एज इन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि रिसेंटली हमारे सामने आईआईटी बाबा का एक बहुत ही रॉ इंटरव्यू हमारे सामने आया। ठीक है, और उसने आईआईटी बाबा को कैसे अफेक्ट किया, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अफेक्ट किया, लोग उनके बारे में जान पाए। मतलब जैसे ही वो इंटरव्यू वायरल हुआ, हमारा जो परसेप्शन आईआईटी बाबा को लेकर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, हमें पता चला कि यार वो कैसे इंसान है, उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद अब वो बिल्कुल अध्यात्म की लाइफ के अंदर आ गए हैं, तो उनके बारे में हमें और डेप्थ के अंदर पता चला। सिमिलरली अगर आपको याद होगा, एक टिकटॉकर क्या बोलते हैं, रील बनाते हैं ना, ये पुनीत सुपरस्टार है ना, पुनीत सुपरस्टार आपने देखा होगा। हमें जो है ये पता था कि पुनीत सुपरस्टार जो है बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसके अंदर वो बोलते हैं कि यार देखो मैं हंसी का पात्र बनता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ लोग मुझ पर हंसे, मुझे उससे पैसा मिले, उससे मेरा घर तो चलेगा ही चलेगा, प्लस मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ करना चाहता हूँ वो गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो उससे लोगों का जो परसेप्शन है वो पुनीत को लेके चेंज हुआ और उस इंटरव्यू ने पुनीत को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट किया। सिमिलरली पहले अगर आपको याद हो कॉफी विद करण आता था, तो वहां पे आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट से जो है करण जौहर उस इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो रिप्लाई करते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होती हैं और उस इंटरव्यू ने जो है उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला। ठीक है, उसको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट किया। ऐसे ही हमारे जो हार्दिक पांड्या है, ठीक है, हमारे इंडियन क्रिकेटर जो है हार्दिक पांड्या, तो यहाँ पे जब उनका कॉफी विद करण आया था तो वो इतना ज़्यादा उनको नेगेटिवली अफेक्ट हुआ कि वो मतलब वो बैन ही कर दिए गए थे। तो उस इंटरव्यू ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट किया। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि इंटरव्यू जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है, अब ये क्या है इस चैप्टर के अंदर, इसको समझना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से इन डिफरेंट वेज लिखा है। ठीक है, आगे इस बात को समझो। इट शोज दैट इंटरव्यू कैन लीव अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर हमें बताएगा कि जो इंटरव्यू है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ के जाता है, बट नॉट एवरीवन लाइक्स देम, लेकिन हर कोई इसको पसंद नहीं करता। अब जैसे कि आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट का जो ये इंटरव्यू वायरल हो उसके बाद बहुत ही कम आलिया भट्ट जो इंटरव्यूज देने लगे और ये लोग जो है बहुत सोच समझ के फिर बोलना जो है वो शुरू करते हैं। तो वही है कि भाई हर कोई पसंद नहीं करता इंटरव्यू को। सम पीपल लाइक फेमस सेलिब्रिटीज एंड राइटर्स फील्स अनकंफर्टेबल। कुछ जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कुछ राइटर्स जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं इंटरव्यूज से और उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट हाउ इंटरव्यूज कैन चेंज द वे वी सी समवन। ठीक है, ये चैप्टर हमें बताता है कि इंटरव्यूज जो है वो कैसे हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल चेंज कर देता है किसी इंसान के प्रति। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो इस चैप्टर का कोट है वो कोट समझ लेते हैं। एन इंटरव्यू इज द स्टेज वेयर योर पर्सनैलिटी एंड पोटेंशियल शाइन ब्राइटर देन योर रेज्यूमे। देखो बच्चे, लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा रेज्यूमे बनाते हैं। ठीक है, रेज्यूमे बनाने के बाद जब हमारे उसके बाद भी एक राउंड होता है हमारा कंपनीज के, जब प्लेसमेंट के अंदर जाते हैं, जॉब वगैरह लेने जाते हैं, इंटरव्यू का। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज होता है बच्चा जहां पे जो आपकी पर्सनालिटी है और आपका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा शाइन करता है रादर देन योर रेज्यूमे। ठीक है, तो ये कोट जब आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे तो बहुत वजन आएगा और मैं हर चैप्टर के साथ आपको कोट देता ही हूँ। ठीक है, अब इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट 1 जो कि इस बुक का इंट्रोडक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है,
इंटरव्यू हैज़ बिकम कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के अंदर इंटरव्यू बहुत कॉमन नहीं लिया जाने लगा है अब। ओपिनियंस, ठीक है, ओपिनियंस किसका, इंटरव्यू के ऊपर ओपिनियन, मतलब कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसके जो मेथड है, इसके जो मेरिट है, वो बहुत ही ज़्यादा वैरी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लोगों के अलग अलग मेथड है इंटरव्यू लेने के, ठीक है, उनका जो है ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, ये बहुत अलग अलग है, हर लोगों को अलग अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, सम क्लेम, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाइएस्ट फॉर्म है, किसका, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक जो है सच्चाई का हाईएस्ट फॉर्म है, एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। और वो देखो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि कुछ लोगों का मानना है जो इंटरव्यू है वो एक सच्चाई का सोर्स है, हमें जब आप किसी को इंटरव्यू किसी का लेते हो तो उससे सच्चाई आप निकलवा सकते हो, प्लस इसको लेना, इंटरव्यू कंडक्ट करना और इंटरव्यू देना भी एक तरीके की कला है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है द इंटरव्यू एज एन अनवारंट इंट्रूजन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा, इंट्रूजन वर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये एक तरीके का क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा डेंजर के अंदर डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही नेगेटिव है, इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। विच डिमिनिश देयर पर्सनैलिटी, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो छोटा करता है, खराब करता है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने 4-5 नाम लिए हैं, ये 4-5 नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हो, तो ये एग्जैक्ट लाइन्स आप चाहे तो लिख के याद करना। पहले हमारे एस नैपॉल, दूसरे हमारे लेविस कैरोल, तीसरे हमारे रिडियार्ड किपलिंग, चौथे हैं हमारे जी वेल्स, और लास्ट हमारे सॉल बेलो। तो देखो एस नैपॉल हमें क्या कहते हैं, फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। जो हमारे एस नैपॉल है वो ये कहते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू देते हैं वो खुद को इतना घायल कर लेते हैं कि वो अपनी जो एक आत्म इच्छा जो होती है, वो जो एक आत्म मनोबल होता है वो खो बैठते हैं, इतना खुद को जो है हार्म कर लेते हैं इंटरव्यू देकर, ठीक है। क्योंकि देखो जब इंटरव्यू होता है तो सारा कंट्रोल किसके अंदर, किसके हाथ में होता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, इंटरव्यूअर जो होता है उसका सारा कंट्रोल होता है, वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आपको उसका आंसर करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ लोग अपने आप को जो है जख्मी कर लेते हैं, ऐसा एस नैपॉल का कहना है, ठीक है। लेविस कैरोल कहते हैं उन्होंने कभी कंसेंट दिया ही नहीं इंटरव्यू देने का, ठीक है, एंड ही बिलीव्ड इट टू बी जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। और वो उनका मानना है कि इंटरव्यूअर के हाथ में क्योंकि सारा कंट्रोल होता है तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ जो है ये लेविस कैरोल मानते हैं इंटरव्यू का, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग का जो है वो तो इसको इमोरल कहते हैं कि भाई ये तो इमोरल है, ठीक है, वो क्राइम कहते हैं, कौन, रुडियार्ड किपलिंग, एन असॉल्ट दैट मेरिट्स पनिशमेंट, ठीक है, एन एक ऐसा क्या कहते हैं, असॉल्ट एक ऐसा क्राइम है जिसकी बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए, उनका तो ये मानना है कि इंटरव्यू होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग। जी वेल्स कहते हैं कि इंटरव्यूइंग बी एन ऑर्डियल, ये ऑर्डियल कहते हैं इसको कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सॉल बेलो ये कहते हैं कि इट इज़ लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ठीक है, वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू ऐसा है कि किसी ने मेरी विंड पाइप के ऊपर ऐसे थंब अंगूठा रख लिया है, ठीक है। अब जैसे ऐसे रखा जाएगा तो मेरी जान निकलने वाली बात आएगी ना, तो ऐसी वाली बात है। तो बहुत से लोगों को नेगेटिव कहना होता है इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। इवन दो इंटरव्यू हैव सम डिसएडवांटेजेस, भले ही इंटरव्यू के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, दे आर स्टिल वेरी यूजफुल वे फॉर पीपल टू कम्युनिकेट, स्टिल ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल वे है, बहुत एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का। ड्यूरिंग इंटरव्यूज वी गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट पीपल आर लाइक टुडे, इंटरव्यूज के दौरान हमें पता चलता है कि हमें क्लियर पिक्चर पता चलती है कि लोगों को क्या पसंद है, एंड द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल, और जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर कहते हैं, एंड कैन इन्फ्लुएंस द कन्वर्जेशन अ लॉट, और जो कि उस कॉन्वर्जेशन को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चे पार्ट 1। अब चलते ज़रा पार्ट 2। पार्ट 2 को पहले मोटा मोटा समझाऊंगा फिर अच्छे से समझेंगे। ये पार्ट 2 के अंदर क्या है कि भाई हमें पता है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब जो हमारा अम्बर्टो एको के साथ जो एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। किसने इंटरव्यू किया था उसको, मुकुंद पद्मनाभन करके, ठीक है, नाम याद रखना, मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, ये नाम है भाई इसका, ठीक है। तो इनके बीच का ये इंटरव्यू था, ये उठा के डाला हुआ है, उसका छोटा सा टुकड़ा है पार्ट 2 के अंदर, समझते हैं। अम्बर्टो एको कौन थे भाई, अम्बर्टो एको एक प्रोफेसर थे, ठीक है, उनकी बहुत ही प्यारी रेपुटेशन थी और एक स्कॉलर थे उनके आइडियाज़ के लिए। अब उनके आइडियाज़, वो स्कॉलर किस किस चीज़ के लिए थे, सेमियोटिक्स क्या होते हैं, एक साइन लैंग्वेज होते हैं, जैसे साइंस हम समझाते हैं ना ऐसे करके बोलते तो ऐसे प्यार दिखाते लोग, ठीक है, सेमियोटिक्स, ठीक है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। देखो ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको समझ रहे हैं, ये भी एक तरीके की लिटरेरी इंटरप्रिटेशन होती है, बट कुछ एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे जो है वो
ये टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है वो समझा जाता है। तो इसके भी स्कॉलर थे, ठीक है। मेडिवल एस्थेटिक के भी वो थे, क्या कहते हैं स्कॉलर थे। बिफोर ही टर्न इनटू राइटिंग लिटरेरी फिक्शन। देखो फिक्शन लिखने से पहले, फिक्शन हमारा क्या होता है भाई, जैसे हैरी पॉटर है वो एक काल्पनिक चीज है, तो काल्पनिक स्टोरी लिखने से पहले वो क्या थे भाई, एक प्रोफेसर थे, ठीक है। उसके बाद उनके जो एक्सपर्ट थे वो सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिवल एस्थेटिक्स, इनके अंदर वो जो एक्सपर्ट थे, ठीक है। ही ही अटेन्ड इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद हिज पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज। अच्छा, इस बात को समझना है, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे ये जो था द नेम ऑफ द रोज, इससे इनको क्या मिला था, बहुत ज्यादा लोग जानने लगे थे। लेकिन इससे पहले भी जो है ये अपने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर वगैरह थे जिनकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी, ठीक है। रेपुटेशन इनकी यूनिवर्सिटी में पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा लोग उनको कब जानने लगे, जब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इन द इंटरव्यू एको शेयर्स हिज आइडिया ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, ठीक है। उस इंटरव्यू के अंदर जो एको है, अम्बर्टो एको जो है, वो आपका हमारी लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे खाली स्पेसेस होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत खाली स्पेसेस होते हैं, जैसे कि जस्ट दे एग्जिस्ट एज एन एटम। देखो यहाँ पे ये कहते क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई जैसे मान लो मैंने आपको बुलाया, आप मेरे घर से नीचे में लिफ्ट से जब तक ऊपर आओगे ना तब तक मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। तो वो कहता है कि मैं इन छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर काम करना पसंद करता हूँ, जैसे कि हमारे जस्ट एज दे एग्जिस्ट इन एन एटम, ठीक है। जैसे एक एटम के अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, वो ऐसी खाली खाली स्पेसेस को पकड़ता है, विच ही कॉल इंटरस्टिसेस, ठीक है, जिसको वो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिसेस कहता है, ठीक है। ही सेज दैट ही मेक्स यूज ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस टू वर्क। वो कहता है कि मैं इन खाली स्पेसेस का इस्तेमाल करता हूँ काम करने के लिए। एक बात समझना है यहाँ पे, देखो वो यहाँ पे कर क्या रहे, वो बहुत सारे मल्टीपल काम कर रहे हैं। वो जो है सिमियोटिक्स भी उसके भी एक्सपर्ट है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के भी एक्सपर्ट है, मिडेवल एस्थेटिक्स के भी एक्सपर्ट है। उसके बाद वो फिक्शन राइटिंग के अंदर भी आ गए, ठीक है। तो ये वो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि इतना सारा काम आप कर कैसे लेते हो, तो वो जवाब के अंदर ये बोलते हैं कि भाई हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम, बहुत सारे स्पेसेस जो है खाली होते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, इंटरस्टिसेस बोला है, ठीक है। मैं इन इंटरस्टिसेस का इस्तेमाल करता हूँ और इन खाली खाली स्पेसेस के अंदर काम करना जो है पसंद करता हूँ। इकोज एसे वर स्कॉलरली एंड नरेटिव, ठीक है। इको के जो एसेज होते थे, मतलब अम्बर्टो इकोज के जो हमारे एसेज होते थे, वो बहुत ही स्कॉलरली होते थे, बहुत ज्यादा नरेटिव होते थे। ही लाइक्स टू बी आइडेंटिफाइड मोर एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स, ठीक है, राइट नॉवेल्स। और इसके आगे एक बात लिख लेना, ऑन संडेज, ऑन संडेज, ये बात और ऐड कर लेना। देखो बच्चे, यहाँ पे जो हमारे अम्बर्टो एको थे, वो खुद को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहना ज़्यादा पसंद करते थे, और वे चाहते थे कि लोग उनको इस तरीके से जाने कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेकिन ये नॉवल संडेज को लिखता है खाली, ठीक है। एकोज द नेम ऑफ द रोज, अ सीरियस नॉवल, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस नॉवल थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, द नेम ऑफ द रोज, विच डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स। देखो इसके अंदर किस किस की बात थी, मेटाफिजिक्स की बात थी, थियोलॉजी की बात थी, और मेडिवल हिस्ट्री की बात थी। इंजॉयड मास ऑडियंस। देखो भाई होता क्या है कि जब कभी भी इतने बड़े बड़े टॉपिक्स की बात हो, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से चीज़ें पढ़नी हो, अलग अलग रिसर्च की बात हो, वो लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। लेकिन इनकी जो बुक थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ये टॉपिक्स होने के बाद भी बहुत बड़ी ऑडियंस ने इसको पसंद किया, इस किताब को। उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि इनका जो लिखने का अंदाज था वो बाकी राइटर से बहुत अलग था। किसका, एम्बर्टो एको का। बात को समझना, जैसे कि जो हमारे पब्लिशर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई यार अगर कोई फिजिक्स की किताब है तो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस पढ़ेगी, लेकिन अगर कोई आलतू फालतू स्टोरीज है वो ज़्यादा बिकती है, इधर उधर ज़्यादा बिकती है। लेकिन इनकी नॉवल जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, उसके अंदर मेटाफिजिक्स जैसे टॉपिक है, थियोलॉजी जैसे टॉपिक है, मेडिवल हिस्ट्री की बात है, फिर भी वो मास ऑडियंस तक पहुंची। ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अपने रिसर्च पेपर, जब ये अपने कॉलेज के अंदर, मतलब अपने प्रोफेसर उसके अंदर भी जब ये रिसर्च पेपर लिखते थे, तो ये बहुत ज़्यादा नरेटिवली लिखते होते उस पेपर को, अपनी रिसर्च को, उनके दिमाग में क्या थॉट आया, वो अपनी पूरी जर्नी उस रिसर्च पेपर के अंदर लिखते थे, और बाकी लोग अलग अंदाज से लिखते थे। अभी जब मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को कराऊंगा ना, आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे पिक्चर क्लियर होगी बच्चे इस बात की, ठीक है। विद मिडेवल पास्ट, ठीक है, जिसमें मिडेवल पास्ट होता था,
He feels that the novel wouldn't have been so well received had it been written 10 years earlier or later. वो कहते हैं कि किताब का सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने इसको सही समय पे लिखी। अगर मैं इसको 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता तो शायद इतना जो है इतनी ज़्यादा सक्सेस ये बुक नहीं होती। ठीक है, अब इसको और थोड़े प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुकुंद बोलूंगा भाई मैं तो खाली। ठीक है, मुकुंद फ्रॉम द हिंदू। ठीक है, मुकुंद कहाँ से थे भाई? द हिंदू जो हमारा न्यूज़पेपर है वहां से थे। वो इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो एको का, और उससे उनकी जो सक्सेस है नॉवल की, क्या नाम था भाई? द नेम ऑफ द रोज, उसके बारे में जो है पूछताछ उनसे करते हैं, उसके बारे में इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, मुकुंद आस्क हाउ ही कुड डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, मुकुंद उनसे पूछते हैं कि सर आप इतनी सारी चीज़ें कैसे लिख देते हो? आप जो है इन सब चीज़ों के बारे में भी, मतलब लिटरेरी फिक्शन आप लिख लेते हो, सिमियोटिक्स आप करते हो, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते हो, मेडिवल एस्थेटिक आप करते हो, इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो? इको जो उनको रिप्लाई करते हैं कि वो अलग अलग चीज़ नहीं कर रहे, वो सेम ही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सारी अलग अलग चीज़ें नहीं है, मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ के अंदर अपनी जर्नी डालता हूँ। ठीक है, मुझे लिखना पसंद है तो मैं हर चीज़ के अंदर अपनी सारी जर्नी डालता हूँ, जिसके लोगों को लगता है कि मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ, बट अलग अलग नहीं है, मैं सेम ही है। फिर उसके बाद ये एक बात बोलते हैं कि उनकी जो एक बुक है, उनकी बुक थी चिल्ड्रन की, उसके अंदर भी उन्होंने अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट की बात जो है वो की हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो सेम ही काम कर रहे होते थे, वो ऐसा बताते हैं उनको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इको के अकॉर्डिंग क्या होता है? देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं। ही कॉल्स देम इंटरस्टिसेस, जिसको वो इंटरस्टिसेस बोलते हैं। वो इसको यूटिलाइज करते हैं, इन खाली स्पेसेस को यूटिलाइज करते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज वर्क, ये जो है सीक्रेट है उनके काम का। ठीक है, इको लाइक्स टू बी कॉल्ड एन एकेडमिशियन रेदर देन नॉवलिस्ट। इको को क्या पसंद है? वो उनको ये पसंद है कि लोग उन्हें एकेडमिशियन बोले रेदर देन नॉवलिस्ट। वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जो कि संडे को जो है वो क्या लिखते हैं? नॉवेल्स लिखते हैं। रिगार्डिंग हिज ह्यूज सक्सेस ऑफ दिस नॉवल द नेम द रोज, इको पॉइंट्स आउट दैट इट वाज रिटन एट अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है भाई, वो ये कहते हैं कि भाई ये इसकी जो सक्सेस हुई है, इसका ये काम है, इसका ये कारण है कि मैंने इसको करेक्ट टाइम पे जो है लिखी हुई है। ठीक है, 10 से 15 मिलियन कॉपीज जो है इसकी बिकी है। मुकुंद अगेन क्वेश्चन इफ द मेडिवल बैकग्राउंड कुड बी द रीजन बिहाइंड इट सक्सेस। वो ये कहता है कि क्या ये जो नॉवल आपकी इतनी सक्सेस हुई है, क्या आपने जो मिडेवल वाला पार्ट इसके अंदर डाला है, मिडेवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट आपने डाला है, क्या वो इसका रीज़न लिखा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता। काफ़ी सारे लोगों ने जो है पहले मिडेवल के बारे में जो है लिखा है। तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई ये तो स्टिल अभी तक एक तरीके की मिस्ट्री है। वो ये कहते हैं कि स्टिल एक तरीके की मिस्ट्री है। मैं तो जस्ट जैसे पहले अपने रिसर्च पेपर लिखता था वैसे ही मैंने जो है अभी इसको लिखा है, पता नहीं है कैसे इतनी ज़्यादा जो है बिक गई। इको फर्दर टोल्ड दैट बाय राइटिंग ही कुड रीच अ नंबर ऑफ ऑडियंस। ठीक है, इको ने अपना बताया कि ये जो राइटिंग उसका स्टाइल था, जिस राइटिंग स्टाइल से वो लिखता था, उस राइटिंग स्टाइल की वजह से जो है मास ऑडियंस तक जो है वो पहुंच पाया है। ठीक है, अब क्या क्या डिफरेंस थे वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से बहुत चैप्टर क्लियर होगा आपको ये वाला। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप? जो थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप है, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो? सॉल बेलो ने बात कही थी कि इंटरव्यूज वाज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ठीक है, सॉल बेलो ने बात की थी कि जो इंटरव्यूज है वो थंबप्रिंट्स की तरह होते हैं विंड पाइप पे। इट मीन्स ही ट्रीटेड इंटरव्यूज एज पेनफुल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि जो सॉल बेलो है उसको लगता है कि इंटरव्यू जो है बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस उसको दिया हुआ होगा। एज समटाइम दैट कॉट बाय हिम बाय विंड पाइप, उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको गले से जो है पकड़ लिया। ठीक है, उसको दबा दिया, स्क्वीज कर दिया, एंड लेफ्ट इनडेलिबल थंबप्रिंट्स, और ऐसे ना जाने वाले उसके ऊपर क्या छोड़ दिए? थंबप्रिंट्स छोड़ दिए हैं ऑन दैट। इट ऑल्सो मीन्स दैट व्हेन द इंटरव्यू फोर्सेस पर्सनल डिटेल्स फ्रॉम हिज इंटरव्यू, ये कहता है कि जब इंटरव्यूअर जो है वो पर्सनल क्वेश्चंस उससे पूछने लगता है, इट बिकम्स अनडिजायरेबल और क्रूअल। वो बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल हो जाता है, वो इच्छाजनक चीज नहीं होती है, और वो बहुत ज़्यादा चोक्ड फील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको को बहुत ज़्यादा टाइम लिखने का कैसे मिल जाता है? वही इंटरस्टिसेस वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। इको इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज ऑल वीक। ठीक है, इको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो कि पूरे हफ्ते जो है वो क्या अटेंड करता है? कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता है।
ही फाइंड सो मच टाइम टू राइट इन द एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा समय कहाँ मिलता है, खाली स्पेसेस के अंदर होता है, दैट ऑल वी हैव इन द लाइफ, जो कि हम सबकी लाइफ के अंदर होता है, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ, जैसे एटम की स्ट्रक्चर की बात करता हूँ बच्चे, यहाँ पे यहाँ हमारी न्यूक्लियस होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो खाली इसके अंदर भी काफ़ी सारा खाली स्पेस होता है, ठीक है, और यूनिवर्स के अंदर जिस तरीके से खाली स्पेस है, ठीक है, he terms these empty spaces as interstices, इसको ये क्या बोलता है, interstices कहते हैं। if he is waiting for someone coming to his house via escalator, अगर वो वेट कर रहा है, कौन, हमारा अम्बर्टो ई को वेट कर रहा है कि कोई उसके घर पे आ रहा है एस्केलेटर के थ्रू, ही वुड यूज दैट टाइम टू राइट एन ऐसे, हम क्या करेंगे, हम तो यूजुअली जो है वेट करेंगे, लेकिन अम्बर्टो ए को जो है उसको ऐसे लिखने के लिए जो इस्तेमाल करता है, रेदर देन सिट आइडल, रेदर देन खाली बैठा रहे। Therefore, he considered himself a scholar who writes novels on Sunday, और जिससे वो खुद को जो है क्या कहते हैं, एक स्कॉलर कंसिडर करता है जो कि संडे को जो है नॉवेल्स लिखता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। यस, अब जो क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ रहा था ना बार बार कि मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, वही वाली बात है, क्या अलग था उसके राइटिंग स्टाइल के अंदर इको की, वो हमें समझना है। जनरली अकेडमिशियंस क्या करते हैं, अकेडमिक स्कॉलर्स राइट फॉल्स हाइपोथेसिस, ठीक है, जैसे एक रिसर्च पेपर उन्होंने लिखना शुरू किया, तो क्या करेंगे, कुछ भी जो है फॉल्स हाइपोथेसिस जो है मानेंगे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करना शुरू करेंगे, उसके बाद चीज़ें प्रैक्टिकली करके इनको जो है वो गलत साबित करना शुरू कर देंगे, जो हमने हाइपोथेसिस लिए थे ये सारे गलत है, इसलिए जो बात मैंने कही है वो वाली बात ट्रू है, इस बात को ट्रू करके वो कंक्लूड कर देते थे। इस तरीके का राइटिंग स्टाइल होता है उसका, ठीक है। देखो क्या होता है, एकेडमिक स्कॉलर राइट फॉल्स हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं एंड गिव देम कंक्लूजन, और अपने कंक्लूजन देते हैं उसके बाद। ऑन द अदर हैंड अम्बर्टो एको क्या करता है, अम्बर्टो टेक्स द रीडर्स थ्रू द जर्नी ऑफ हिज रिसर्च, वो अपनी जर्नी से कनेक्ट कर देता है रीडर को कि मैं उस दिन सुबह उठा, मैं वहाँ उस लैब के अंदर गया, वहाँ पे मैंने एक केमिकल उठाया, मैंने ऐसे करके, मतलब वो प्रॉपर पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे कि आजकल की लाइफ के अंदर हम व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, हम उसकी लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं, उस इंसान की हम जिसको देखना पसंद करते हैं, ऐसी ये रिटर्न के अंदर अपने रिसर्च पेपर के अंदर जो रीडर है उसको उससे कनेक्ट कर देता था, खुद की लाइफ से, उसकी पूरी जर्नी से कनेक्ट कर देता था। कोटिंग ऑल द ट्रायल्स, अपने सारे ट्रायल्स के बारे में बताता था, सारे एरर्स के बारे में बताता था, जिससे वो कंक्लूजन की तरफ पहुंचता था। हिज नरेटिव स्टाइल, बहुत ही नरेटिव स्टाइल के अंदर लिखता था, ऑफ राइटिंग मेड हिम डिस्टिंक्टिव, ठीक है, वो बहुत ही नरेट करके चीज़ों को लिखता था, जो कि उसको बाकियों से अलग बनाती थी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, ठीक है, क्या रीजन था उसकी क्या कहते हैं बुक के पीछे, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा हार्ड रीड थी, मतलब कि उसके अंदर काफी ज्यादा, मतलब अब यार फिजिक्स की चीज़ है तो हमें एकदम से समझ में नहीं आती, हमें किसी की हेल्प लगती, तो वो बड़ी हार्ड रीड थी, डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर नॉवल, जो कि उसको अदर नॉवल से अलग बनाती थी। इट इज डिटेक्टिव नरेटिव दैट कंटेन्स मेटाफिजिक्स, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे मैंने आपको बताया भी, उसके अंदर मेटाफिजिक्स था, उसके अंदर थियोलॉजी था, और उसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री थी। दस इट टारगेटेड द ऑडियंस दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस, देखो वो ये खुद बोलता है कि इसने टारगेट किया, इस बुक ने टारगेट किया ऐसी ऑडियंस को जो कि इजी रीडिंग को पसंद नहीं करते, उनको चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रोबेबली नॉट ऑल द टाइम, ठीक है, एटलीस्ट वो पूरे दिन तो ये ना करे कि भाई मुझे इजी पढ़ना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ठीक है लाइफ इजी चल रही है, बट कभी ना कभी तो वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ने को हमें मिले, तो ऐसी ऑडियंस को उसने टारगेट किया। However, the success of the novel still remains a mystery. उस नॉवल की जो सक्सेस है वो अभी भी एक जो है मिस्ट्री ही बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो के अकॉर्डिंग, हैड द नॉवल बीन रिटन 10 years अर्लियर और लेटर, अगर वो जो नॉवल है वो 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी गई होती, इट वुड हैव नॉट अट्रैक्टेड द सेम प्रपोर्शन ऑफ ऑडियंस, वो जो है इस प्रपोर्शन में ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है करेक्ट टाइम पे मैंने बुक जो है वो लॉन्च की है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात आती है वही सिमियोटिक्स हमारा क्या होता है, और ये हाउ इको नोन इन कनेक्शन विद सिमियोटिक्स, इको सिमियोटिक्स कैसे जानता है। सिमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइन, ठीक है, इको इज अ प्रोफेसर ऑफ सिमियोटिक्स एट द बोलोगना यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इटली के अंदर जो थे कहते हैं प्रोफेसर थे, एंड राइट्स एकेडमिक बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, जो कि एकेडमिक बुक भी लिखते थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है।
अब वही, हाउ डज मुकुंद कमेंट ऑन इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, व्हाट डज इको से अबाउट इट। मुकुंद जो है उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहता है और इकोस के बारे में क्या कहता है, ठीक है। मुकुंद कहता है कि इको राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल स्टाइल, बाकियों से अलग था। नॉर्मली स्कॉलरली राइटिंग इज फॉर्मल एंड कैन बी डल, ठीक है। जो फॉर्मल, बाकी जो हमारे स्कॉलर लोग लिखते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डल लिखते हैं। बट इको राइटिंग स्टाइल इज मोर पर्सनल एंड फन, लेकिन इको का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फन होता है। इट didn't choose to write this way on purpose. He once got feedback on his first big research paper, ठीक है। उसको एक बार जो है उसके बड़े रिसर्च पेपर पे उसको जो है वो फीडबैक भी मिला था। The professor said most scholars learn about the topic, make mistakes and finally fix them, and वही वाली बात है कि भाई प्रोफेसर ने उसको ये बात बताई थी कि सारे जो अधिकतर स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, टॉपिक का नाम लिख दिया, उसके नीचे उन्होंने हाइपोथेसिस लिखी, ठीक है, उसके अंदर फिर वो मिस्टेक्स करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन इको का स्टाइल क्या था, इको का स्टाइल ये था, बट इको डिड समथिंग डिफरेंट। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, वो अपनी रिसर्च के अंदर अपनी पूरी स्टोरी बताता है, इंक्लूडिंग द मिस्टेक्स, सारी मिस्टेक्स वो करता है वो भी बताता है। व्हेन ही वाज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, इको रियलाइज दैट स्कॉलरली बुक्स शुड बी लाइक स्टोरीज। जब वो 22 साल का था इको, तो उसको लगता है कि जो हमारी स्कॉलरली बुक्स होती है वो भी एक तरीके की स्टोरी की तरह होनी चाहिए ताकि लोगों को इंटरेस्ट उसके अंदर आए, ठीक है। दैट्स वाई हिज एसेज हैव अ स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट, इसी वजह से, इसी कारण की वजह से उसके जो एसेज होते हैं उसके अंदर भी एक स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट है। एंड बिकॉज ही लाइक द स्टोरी टेलिंग सो मच, ही ऑल्सो रोट नॉवेल्स, और क्योंकि उससे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है इसलिए उसको नॉवेल्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये था बच्चे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक्सट्रैक्ट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो वाली वीडियो आप लोग और देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।